मैंने अपनी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की से की है और मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ कक्षा 12 तक। बेंगलुरु में रह रहे हैं, पास 9 ईयर से आप जॉब कर रहे हैं। आपने स्टार्ट कैसे करा, बेसिक से? इसके लिए मैंने परीक्षा वाणी ऑनलाइन ऑर्डर की अमेजोन से। इसके अलावा इंटरनेट और यूट्यूब की मैंने मदद ली। अगर आप परमिशन करें तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल के नाम बता दूं जहां से बिल्कुल मैं पढ़ा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल 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 आप बता सकते अच्छा हैं। अच्छा। आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते थे? सबसे बेटर तरीका क्या है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। आपने खुद बोला कि 3 घंटे आप पढ़ते थे, तो उस 3 घंटे में एक एनसीईआरटी को फिल्टर आउट कैसे करते थे आप? मैंने कोशिश ये की कि ओवरऑल जितना कम पढ़ सकूं उतना बेटर है, क्योंकि इफेक्टिवली मेरी जॉब के बाद 3 घंटे ही मैं दे पा रहा था एग्जाम के लिए। तो इस 3 घंटे में मुझे जितना जस्टिस करना था, तो मैंने जितना भी लिमिटेड रिसोर्स था इसको फॉलो किया। मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐसा पढ़ा जो शायद मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, अब मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये बताइए कि क्या बेटर वे हो सकता है आंसर लिखने का? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम में पूछा था 7 डैश लाइन्स का। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि जो टाइम है इस एग्जाम की तैयारी का वो कितना है। तो ऑलमोस्ट 35 बुक्स है, ठीक है। और सभी की लगभग जो थिकनेस है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 500 पेजेस। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 75 लाख के आसपास वर्ड्स बचे। जो लास्ट के 5 मिनट थे तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम सिर्फ हिंदी में बात करोगे, तुम बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलोगे हमसे। और मतलब जो माहौल था वो बहुत ही लाइट हो चुका था तब तक। और जो जी। मैम थी वो भी थोड़ा, उनका भी फ्लो हिंदी में थोड़ा कम आ रहा था, तो वो भी हंस पड़ी। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन यही पूछा कि अगर मैं आपसे तुमसे बात करूंगी तो तुमसे हिंदी में बात करोगे। तो मैं उनको बता नहीं पाया कि मेरी वाइफ साउथ से, मैं घर में भी इंग्लिश में ही बात करता हूँ। तो अब ये मेरा पार्ट एंड पार्सल हो चुका है लाइफ का, ये नेचुरल हो चुका है। देयर इज अ वन पर्सन एटलीस्ट डूइंग समथिंग गुड। And I was overwhelmed to see like you are providing such a good platform to all of the toppers. Those are better than me, even 100 times better than me. And by seeing them, I really got motivated. And I also felt like किसी एक आदमी को तो ये बीड़ा उठाना चाहिए था, और जो कि आपने उठाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं क्या, पूरा उत्तराखंड आपका इसलिए धन्यवाद करेगा फ्यूचर में। उत्तराखंड से रिलेटेड एक गाना है जो माननीय श्री गिरीश तिवारी जी ने लिखा है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी जन्मभूमि। जी जी। ये शायद मुझे दुनिया में सबसे अच्छा गाना लगता है, इससे जी अच्छा गाना मुझे कुछ नहीं लगता। Actually, I wanted to say thank you to you and as well as your all viewers. I'm very happy and excited to be here. And I was not knowing like somebody is doing such a nice work, uploading all the toppers and selected candidates lectures and their interviews. Because I have seen you have one educational, you are a faculty, I think. नो नो, आई लेफ्ट माय फैकल्टी जॉब Okay, okay, नाउ। okay, okay. आई एम आल्सो I एस्पायरेंट just saw एज that. वेल एज आई एम आल्सो एस्पायरेंट एज वेल एज आई एम डूइंग यूट्यूब। Okay, but actually, before, whenever I was searching on YouTube, I didn't get any material regarding past experience of the candidates. So, in that way, I felt that you have done a tremendous job, and I was overwhelmed seeing somebody is doing such a good job. So, keep it up. It was really nice. Thank you so much. Thank you much. Before starting interview, I would like to say because we live in Uttarakhand and our all audience are Hindi audience. So can Okay, we? okay, I will be doing the mix because I'm living last 9, 10 years from in Bangalore actually. So in official setup, I just lost the touch to talk in Hindi. But Okay, I will okay. try. I will try. I will try No, my no. best. Now you have to serve in Uttarakhand, so you must have to learn. या नो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू जी करते हैं। जी। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो में टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा आप लोग सरप्राइज होंगे इनकी स्टोरी जानकर। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पर। मुकुल जी, धन्यवाद। और आप सभी के दर्शकों को मेरा हार्दिक आभार और अभिनंदन। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में, कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपने एजुकेशन करी, अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज। जी जी, मेरा नाम जैसा कि आप जानते ही हैं अमित बर्मन है। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की से की है। और मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ कक्षा 12 तक। इससे पहले मैंने जूनियर हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वो लिटिल एंजल जूनियर हाई स्कूल मंगलौर से की है। और उसके बाद मैंने जो बीटेक किया है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है। 2012 में मैं पास आउट हूँ। 2012 में पास आउट होने के बाद मैंने रेलवेज का एग्जाम क्लियर किया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के। और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने पीएसयू डिफेंस पीएसयू का एग्जाम क्लियर किया और मैंने उसको 23 साल की उम्र में ज्वाइन किया। अभी मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं अपनी सर्विस करते हुए। और जी यही छोटा सा मेरा सफर है। और जी। इसके बाद थोड़ा रुख मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ किया, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई सिविल सर्विसेज वंस, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत ही लीग से हटके काम है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी तक पूरा टेक्निकल एरिया में रहा हूँ। और जी स्टेट के किसी भी एग्जाम का मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरा पहला अनुभव था किसी भी स्टेट के एग्जाम का। तो लकीली आई वाज इन द मेरिट लिस्ट, बट आई एम नॉट हैप्पी विथ माय रिजल्ट। बट आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स, या आई नो दैट। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं एक बार से कोशिश जरूर करूंगा।
जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी अक्सर डिमांड रहती है कि कोई ऐसे टॉपर को लाइए जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हो, और पास्ट 9 ईयर से मैं बता दूं अमित जी जॉब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जॉब के दौरान बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है पेपर निकालने का। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा इसी पर डेडिकेटेड रहेगा कि आप जॉब के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, और इतनी दूर बेंगलुरु में 9 साल रहते हुए उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट अमित जी। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने जैसा बोला कि आपके दोस्तों ने आपको इंस्पिरेशन दी कि यू शुड ट्राई, बट एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, क्या आपको पर्सनली मतलब खुद से ऐसा 9 साल पहले नहीं लगा था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी चाहिए, या फिर आपको दोस्तों के कहने पर ही आप मोटिवेट हुए? जी नहीं, बिल्कुल भी मेरी किसी कहीं से कहीं तक मेरी लिस्ट में सिविल सर्विसेज का कोई चांस ही नहीं था कि मैं सिविल सेवा में आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत से जूनियर जो पंतनगर से हैं और जो मुझे जानते हैं, मैं टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने हमेशा ही मुझे टेक्निकल एरिया में देखने की कोशिश की है, और मैंने भी कोशिश की कि मैं टेक्निकल एरिया में बना रहूं। पर बीच में मेरे बहुत सारे जूनियर जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, तो बीच बीच में मुझसे बात करते थे। तो कभी बहुत निराशाजनक बातें होती थी और कभी कभी मोटिवेशन से भरी बातें होती थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बोला कि सर एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, क्या पता जी। आपके फेवर में चीजें जाए। और जी। साथ ही जो मेरे 12th क्लास के जो बैचमेट्स हैं, अभी वो प्रोफेसर हैं श्रीनगर गढ़वाल में, तो जी। उन्होंने भी मुझे मजाक मजाक में बोल दिया ऐसे कि अमित तुम्हें पीसीएस होना चाहिए या आईएएस होना चाहिए ऐसा। तो उस समय मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। जी। तो फिर उसके बाद मैंने एक बार सीरियसली इसको लिया और मैंने ट्राई करके देखा। जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। साथ में मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके दोस्तों ने जब आपको कहा, क्या आपको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही थी? बिकॉज आज के जमाने में हम जानते हैं सब प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा है। अगर आप पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं तो हर कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो पर्सनली आपको ऐसा फील कब हुआ अंदर से कि आई शुड ट्राई, कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, वो भी 9 साल बाद? और मोटिवेशन कहाँ से लाए आप इतनी सारी एक्चुअली चीजें? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नो नो। मैं जो हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूँ और मैं जी। डिफेंस से रिलेटेड काम में हूँ। तो अक्सर मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगती रहती है। हम्म। तो एक बार मेरी इलेक्शन ड्यूटी 2019 मध्य प्रदेश में लगी, जहाँ मुझे वहाँ उस समय एसडीएम थे श्री साहू जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और साथ में एक तहसीलदार थी खुशबू। तो उन दोनों ने भी मुझे कहा कि तुमको एक बार सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। और जब मैंने उनको बोला कि शायद ये काम मुझे सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने मुझे 15 दिन अपने साथ रखा लगभग, और हम्म। मैंने सारे काम देखे कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। पर इसी क्रम में एक बार जो मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी, मेघालय लगी। तो हम्म। मेघालय इलेक्शन ड्यूटी लगने के समय एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां मुझे एक बूथ के लिए जाना था, और वो बूथ शायद लगभग 2 या 3 लोग ही थे उस बूथ के पास। तो वहां से मुझे लगा कि अगर सिस्टम काम करने पे आ जाए तो क्या पॉसिबल नहीं है। तो जी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि जिसको चीजों को अच्छे से किया जा सकता है। और फिर मेरा रुझान इस तरफ बनना हुआ। और 2020 में मैंने सोचा कि हाँ, मैं एक बार सिविल सेवा के लिए पढ़ाई जरूर करूंगा। जी। अ, चलिए, आपने इस चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एक चीज शायद नोटिस की या नहीं की, लेकिन इस रिजल्ट में अगर हम देखें, टॉपर से लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज में आए हैं। तो आप एज ए टेक्निकल स्टूडेंट इसे किस तरीके से देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअसली, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, टेक्निकल स्टूडेंट जो है इधर स्विच कर रहे हैं? क्या ये जो नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मतलब थोड़ा अलग नहीं है? बिकॉज आप लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं और आप लोग एक बेटर जॉब प्रोफाइल में हैं। साथ में आप लोग अगर जो नहीं भी हैं तो वो अच्छी बेटर जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो आप लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र होते हैं, हम्म। उनमें एक चीज 12th क्लास के बाद बहुत अच्छे से भर दी जाती है, वो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना और उसे क्रैक करना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। क्योंकि वो पहले ही बहुत हार्ड लेवल से मतलब कंपटीशन को झेल के आए हुए हैं। जी। तो उसके बाद जब वो बीटेक में जाते हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है इंजीनियरिंग में। वो सोसाइटी के प्रेशर या फैमिली प्रेशर या दोस्तों को देख के इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेता है। धीरे हम्म। धीरे 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, उनको अपने जो रियल इंटरेस्ट है उनके बारे में पता चलता है।
और पंतनगर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ जहाँ इतनी विविधताएं हैं कि जिसका शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहाँ बहुत सारे मंच हैं जो विद्यार्थियों को या छात्रों को मिलते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बहुत सारे मंच मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पंतनगर विश्वविद्यालय है वहाँ विवेकानंद स्वाध्याय मंडल करके एक संस्था है जो जी। बच्चों को ह्यूमैनिटीज की तरफ लेके जाती है। और वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करती, वो बल्कि जो टेक्नोलॉजी और इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन सबको भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वो उसको ज्वाइन करते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को जानते हैं, उन फिलोसफी को थोड़ा समझते हैं। और जो वहाँ मेंटर होते हैं वो भी एक्सेप्शनल होते हैं, जो उनके दिमाग में ये बहुत अच्छे से डाल देते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। सो वो क्या करते हैं, वहाँ अपना डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ उनको एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का, वो है प्रेशर हैंडलिंग। उनको आप किसी भी सिचुएशन में रखिए, वो प्रेशर हैंडल हमेशा कर लेते हैं। ठीक है, जी। तो ये उनको एक्स्ट्रा एज देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए उनको स्विच करने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ूं या ना पढ़ूं। एक बार अगर वो मन बना लेते हैं तो वो एकदम से उसके अंदर आ जाते हैं। और उनका सक्सेस रेट भी इसलिए थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग में वो पहले से ही प्रोफिशिएंट होते हैं। उनका जो कहीं ना कहीं पास्ट है वो उनको हेल्प करता है। और रही बात स्किल्स इंजीनियर्स की, ऐसा नहीं है कि सारे ही इंजीनियर सिविल सर्विसेज में आते हैं। बहुत एक छोटा सा पोर्शन है जो सिविल सर्विसेज में आने की कोशिश करता है। और बस बात यह है कि वो थोड़े हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनका जो सक्सेस रेट है वो दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर मुझे लगता है। जी। और चूंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, और जैसा मैं समझ पाया हूँ, वैसे आई मे बी रॉन्ग, पर जहां तक मुझे लगता है सिविल सेवाओं में इंग्लिश मीडियम के छात्रों को थोड़ा नंबर या मार्क्स जो है वो कंपेरेटिवली हिंदी माध्यम के छात्रों से है वो थोड़ा सा एज उनको वहां रहता है, क्योंकि इंग्लिश को लिखना बहुत आसान है, मतलब उसको फास्ट लिखा जा सकता है। और हिंदी मीडियम के छात्रों को ये रहता है कि मतलब उनका टाइम लग जाता है उस एग्जाम को खत्म करने में, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनको यहाँ हो जाता है। और ये सारे जो एडवांटेज इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलते हैं, इस वजह से ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। जी। पर हिंदी मीडियम के भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मैंने जहां तक नोटिस किया है। अगर मैंने खुद से एनालाइज किया तो हिंदी मीडियम छात्रों का भी रिजल्ट ठीक ठाक आता है, मतलब अच्छा आता है, उनको भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जी। इस बार टॉपर भी दो तीन हिंदी मीडियम के हैं, रैंक 2 रैंक 3। तो हिंदी मीडियम भी ऐसे निराश होने वाली बात नहीं है जितने व्यूअर्स देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे ये बताइए, आप बेंगलुरु में रह रहे हैं, पास 9 ईयर से आप जॉब कर रहे हैं, बट आपने जब तैयारी करी, ऑब्वियस सी बात है, आप अब तक बातों से पता लग चुका है आपका मीडियम इंग्लिश था। आपने स्टार्ट कैसे करा बेसिक से? जी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी वीडियो देखने के बाद एक मोटिवेशन लाएंगे कि अगर आप 9 साल जॉब करने के बाद तैयारी कर सकते हैं, वो फ्रेशर्स हैं अभी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा सेशन इसी पर आगे कंटिन्यू रहेगा। आपने बेसिक से, प्री से कैसे स्टार्ट किया और मेंस तक आप कैसे पहुंचे, देन मेंस के बाद आप इस स्टेज तक फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे? क्या आपने सोर्स अपनाए, साथ में कैसे आपने उन चीजों को पढ़ा, और कैसे अपना सारा जो मटेरियल्स है वो इकट्ठा करा इतनी दूर रहकर? जी जी, बिल्कुल। मेरे पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही थी कि मैं उत्तराखंड में नहीं, तो जी। मेरे पास किसी ऑफलाइन कोचिंग का कोई सोल्यूशन नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास हिंदी पेपर का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, थोड़ा ऑनलाइन से मैंने पढ़ा। हम्म। मैं बताता हूँ कि मैं बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट था सिविल हम्म। सर्विसेज के लिए। हम्म। अभी तक मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग के एग्जाम लिखे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यूज वगैरह हैं, जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं या जिनके भी नेट पर अवेलेबल थे उसमें, मैंने उनको देखा। हम्म। उनको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ बुक्स लिस्ट वगैरह सजेस्ट की। हम्म। कहीं टेलीग्राम पे हार्ड कॉपी में भी वगैरह वो मिल गई बुक लिस्ट वगैरह, तो मैंने उस बुक लिस्ट को एक बार गो थ्रू किया। तो हम्म। मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी कि सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हम्म। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ मैंने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट की रिलेवेंट रेफरेंस बुक है उसको भी पढ़ने के लिए अपने लिस्ट में डाल लिया। पर सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी खत्म की, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू किया। और उत्तराखंड का खास मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन, तो उसके लिए मैंने परीक्षा वाणी ऑनलाइन ऑर्डर की अमेजोन से। और साथ ही एक बुक विंसा पब्लिकेशन की थी जो इंग्लिश में थी। हम्म। पर आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, बट विंसा पब्लिकेशन की बुक मुझे उतना अच्छा कंटेंट नहीं लगा, बट कंपेरेटिवली परीक्षा वाणी के परीक्षा वाणी मुझे समझ इसलिए आ गई क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से रहा हूँ। हम्म। पर प्रॉब्लम ये थी कि अब इतने साल बाद मुझे वापस से इंग्लिश में लिखना है, तो उसको कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। तो प्री के लिए मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी। और जो बाकी बुक लिस्ट सजेस्ट की थी, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम उठा ली।
और जो एंशियंट था और मिडिवल था इसके लिए मैंने तमिलनाडु बुक की, जो 12th क्लास की और 11th क्लास की बुक थी उसको पढ़ लिया। इन्वायरमेंट के लिए मैंने वही शंकर आईएएस के नोट्स थे वो उठा लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए विजन जो कोचिंग है उनका सॉफ्ट कॉपी मिलता है हर महीने का, वो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। और इसके अलावा ज्योग्राफी ज्योग्राफी मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम दिया है, तो उस समय थोड़ा नॉन टेक्निकल हम लोग पढ़ते थे 2014-15 के आसपास। जी। तो जो पुराना मेरा मटेरियल था ज्योग्राफी का मैंने उसको उठा लिया। मेरा मैप रीडिंग और मैप रिटेंशन बहुत अच्छा है और मैप ड्राइंग बहुत अच्छा है। तो मैंने कोशिश की जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे मीन्स के उसमें मैप्स को अच्छे से ड्रॉ किया जाए, उसको अच्छे से लेबल किया जाए। और मैंने नोट्स भी मैप्स के बेसिस पे बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मुनराल सर के नोट्स पढ़े। ठीक है, वो नोट्स मतलब मुझे ऐसे लगे कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने कोशिश ये की कि ओवरऑल जितना कम पढ़ सकूं उतना बेटर है, क्योंकि इफेक्टिवली मेरी जॉब के बाद और मेरी मैरिड लाइफ भी है, बिकॉज आई एम मैरिड एंड आई हैव अ डॉटर ऑफ 3 इयर्स। सो दैट्स ऑल। इफेक्टिवली सिर्फ 3 घंटे ही मैं दे पा रहा था एग्जाम के लिए। तो इस 3 घंटे में मुझे जितना जस्टिस करना था, तो मैंने जितना भी लिमिटेड रिसोर्स था इसको फॉलो किया। और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ मैंने मीन्स के लिए थोड़ा किया। जो विजन 2030 डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड का उसको पढ़ा। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट वाइड 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वो बहुत इजी है, नेट पे अवेलेबल है सारे डिस्ट्रिक्ट का एमएसएमई पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और ये सब के जो पूरे पीडीएफ है वो मिल जाएंगे आपको वहाँ। बहुत ही कंसाइज तरीके से उन्होंने बुलेट्स में और डायग्राम बना के सबको समझाया हुआ है, तो वो आप एज इट इज उठा लीजिए और मीन्स पे थोड़ा लिख लीजिए। जितना मुझे समझ आ पा रहा था मैंने ट्राई किया। तो यही सब मेरे रिसोर्स रहे, और इसके अलावा इंटरनेट और यूट्यूब की मैंने मदद ली। अगर आप परमिशन करें तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल के नाम बता दूं जहां से बिल्कुल मैंने बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बता अच्छा सकते अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो मेरे लिए सबसे जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट था वो था हिंदी दोबारा से तैयार करना। क्योंकि ग्रामर के लेवल पे मुझे हिंदी अब उतनी पकड़ नहीं रही। ठीक है, हैं। तो मैंने ल्यूसेंट की बुक ऑर्डर की ऑनलाइन, जो मैंने देखा जब जनरली उत्तराखंड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स उसी बुक को फॉलो करते हैं, तो मैंने भी जी उसी को ऑर्डर किया। और साथ साथ जीत आईएएस करके हैं एक यूट्यूब पे चैनल है, जी उसमें लेटर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से वीडियो थे, वो फ्री वीडियोस थे, तो मैंने लेटर ड्राफ्टिंग सारा वहीं से किया। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज की वेबसाइट है इंडिया की, क्योंकि उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का भी कुछ पोर्शन था सिलेबस में अगर आप देखेंगे, तो मैंने उस पीडीएफ को डाउनलोड किया, वहां से शब्दकोश और जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन थे वो सब मैंने वहां से पढ़ लिए। तो मैंने हिंदी को इस तरीके से देखा। और निबंध के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो इंग्लिश में निबंध थे जो अवेलेबल थे, और मैंने उनको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मैंने जो निबंध की प्रैक्टिस की थी वो इंग्लिश में की थी, और एग्जाम हॉल में मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और मैं बता दूं आपको कि मेरा हिंदी का 30 मार्क्स का पेपर छूट गया था, क्योंकि मेरी स्पीड उस लेवल पे मैच नहीं हो पाई। तो इसका मुझे अभी भी बहुत अफसोस है, मैंने बहुत गलतियां की हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा आपने बताया। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से निकले पूछेंगे आपसे। सबसे पहले आपने जिक्र करा एनसीईआरटी का। अभी तक बहुत सारे टॉपर्स आ चुके हैं, उन्होंने भी बताया एनसीईआरटी जो बुक आपने बताई या सोर्सेज आपने बताए ऑलमोस्ट सबके कॉमन है। स्टूडेंट्स जो हैं अब उनको एक शायद गाइडेंस मिल चुकी है, बट मुझे ये बताइए कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते थे, सबसे बेटर तरीका क्या है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। आपने खुद बोला कि 3 घंटे आप पढ़ते थे, तो उस 3 घंटे में एक एनसीईआरटी को फिल्टर आउट कैसे करते थे आप। जैसे कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा, आप उसने आपको देख के एनसीईआरटी बुक ऑर्डर करी, कौन कौन सी क्लास की आपने जी पढ़ी और क्या उसका बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ये जरा एलिब्रेट कीजिए। जी जी। एनसीईआरटी जो है मैंने 12th और 11th की ही पढ़ी है। इससे जी इसके नीचे क्लासेस में मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया अगर आप 11th और 12th की कवर कर लेते हैं, तो जो लोअर क्लासेस की एनसीईआरटी है उसमें जस्ट थोड़ा सा इलाबोरेट करके सिंपल करके चीजों को दिया है, बट अल्टीमेटली वो समअप हो जाती है 11th एंड 12th में। जी तो एनसीईआरटी वैसे मैं मुझे जहां तक पढ़ के समझ में आया, और मेरी इंजीनियरिंग के टाइम जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता था, आईआईटी जेई वगैरह का भी एग्जाम मैंने दिया है, तो उस समय भी मुझे यही समझ में आया कि जो एनसीईआरटी है वो स्टूडेंट के लिए बुक नहीं है। मतलब ये जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी ये बुक कभी स्टूडेंट फ्रेंडली ये बुक है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी को मेन रिसोर्स की तरह कभी नहीं लिया। मैंने एनसीईआरटी को टॉपिक देखा, अगर मुझे वो लैंग्वेज समझ आ रही है एनसीईआरटी की, मैंने उस पैरा को पढ़ा। उस पैरा को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो काम की इंफॉर्मेशन होती है वो शायद 4 या 5 सेंटेंस होते हैं एक पैराग्राफ में। हम्म, तो उस सेंटेंस को आप पेपर पे लिख लीजिए। मतलब मैं वही पुराने टाइप का हूँ, तो पेपर पेन लिया और उसी से नोट्स बनाए। ठीक है, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है,
तो आप ज्योग्राफी के लिए उसी इमीडिएटली उस टर्म को यूट्यूब में सर्च कीजिए, जैसे साइक्लोन्स वगैरह, ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाते हैं, मतलब जो भी हायर लैटिट्यूड्स पर बनते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन वहां रहता है। तो उसको आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ट्यूटर हैं और यूट्यूब चैनल है वो आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने अमित सेन सर हैं एक, उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे जहां मुझे ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम हुई। जी और ऐसे ही साथ में हिस्ट्री से रिगार्डिंग रिटेंशन का जो प्रॉब्लम रहता है, मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी एनसीईआरटी से, बहुत ही छोटे से जिस्ट में उसको बनाइए, और उसके बाद अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब से सप्लीमेंट कर लीजिए। सबसे पहला तरीका तो यही है इसको पढ़ने का, ठीक है। जी उसके बाद जब आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो जो चीजें हैं आपकी वो डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में उन टर्म्स को एटलीस्ट आप उससे फेमिलियर हो चुके हो, वो टर्म्स आपको एकदम से नई नई लगेंगी जब आप रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे। तो रेफरेंस बुक में क्या है, थोड़ा और इलाबोरेटेड फॉर्म में, वो स्टोरी की फॉर्म में आएंगी। तो आपका जी जो रिटेंशन का जो पॉइंट है वो वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन की टर्म्स को पढ़ लिया है पहले ही, और यहाँ उसकी स्टोरी आपको मिल जाएगी। पर द होल पॉइंट ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो इंजीनियरिंग का हो या फिर सिविल सर्विसेज का हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैं जितना ज्यादा कंसाइज कर सकूं उतना मैंने किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं रिवाइज ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट जी। आपने एक चीज कही कि एनसीईआरटी में जो पैरा होता है उसमें से 4-5 लाइन काम की होती हैं, बट आप उस चार है। जी। पांच लाइन को कैसे जान पाते थे? यही काम किया, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन यही है, कंटेंट बहुत सारा है, उससे फिल्टर आउट कैसे करना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या एग्जाम ओरिएंटेड है, ये कैसे आपने फिल्टर आउट किया? जैसे कि एनसीईआरटी के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, जी एमसीक्यू और फिर 10 मार्कर 5 मार्कर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, उसका पीछे एक बार पढ़ लीजिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, या किस टाइप का क्वेश्चन, या मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट कंटेंट से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एविडेंस है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे ही आपने उन क्वेश्चंस को देखा, जब आप उसको मेन जो उसका जो उसका चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे, तो उस समय वो टर्म आपको दिखाई देगी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। और एनसीईआरटी है आपका इटालिक फॉन्ट में भी कुछ पैराग्राफ रहते हैं, कुछ बोल्ड फॉर्म में रहते हैं, तो उनको 100% आपको अटेंशन देना है। और जो उसके अंदर बॉक्स बने होते हैं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो जी उस इंफॉर्मेशन पे स्पेशल फोकस डालना है। और जो भी टर्म आपको समझना है तो ये समझ लीजिए कि ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको एक बार क्लियर जरूर कर लें, जी। कि चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उस एक बार यूट्यूब से आप एक बार देख लीजिए कि ये कैसा है, मतलब जेट स्ट्रीम वगैरह, जो भी आपको लगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप देखिए एक बार यूट्यूब से। ये चीज आपने बहुत बेहतर तरीके से बताई, आपने सेल्फ स्टडी करी है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं, उनके लगातार हमसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उनके कमेंट्स में कुछ कमेंट बॉक्स भरा रहता है कि आप मतलब लगातार जब आप तैयारी कर रहे हैं तो खुद को इवेल्युएट कैसे करते थे, अपना मूल्यांकन जो आप करते थे कि जो आप कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बेंगलोर में हैं ऑलरेडी, ना आपको कंपटीशन पता है ना आपको ये पता है, तो आप कैसे खुद को इवेल्युएट करते थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं सही पढ़ रहा हूँ? ये मेरी प्रिपरेशन का सबसे वीक पॉइंट है, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता था हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये सही चीज हम पढ़ रहे हैं, या बहुत, मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐसा पढ़ा जो शायद मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, अब मुझे ऐसा लगता है, हम्म। ठीक। और फिर साथ में जो एमसीक्यू, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सेल्फ स्टडी जानबूझ के की, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। अगर मैंने बहुत सारे कोचिंग्स को ट्राई किया, मैंने मतलब देहरादून में बहुत सारे कोचिंग से उनको मैसेज किया, पर उस तरफ से थोड़ा रिस्पांस थोड़ा लेट आया, या उनकी व्यस्तता के कारण वो मुझे रिस्पांस ठीक से नहीं कर पाए टाइम पर, और हम्म। टाइम निकला जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोचिंग के पीछे जाने से बेटर है मैं खुद ही इसको डील करता हूँ। हम्म। तो सबसे पहली चीज है, आप जितने भी एमसीक्यू है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ये घटना चक्र करके, यूपी पीसीएस के लिए शायद वो बुक आती है, तो जी उसकी जी। पूरी सीरीज है। खाली मतलब एक सब्जेक्ट के नहीं, पूरे सारे सब्जेक्ट की वो बुक आती थी। तो मैंने उनको लगभग लगभग 6-7 घटना चक्र ऑर्डर की, तो मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो सब लगाने शुरू किए। जब मैंने वो सारे क्वेश्चन लगा दिए, तो क्या होता था पढ़ने के बाद, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगता था कि इनको तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तो हम्म। उसको स्ट्रेट अवे पेंसिल लिया, काट दिया। फिर उसके जी बाद कोई क्वेश्चन ऐसे रहते थे कि जिनको ऐसा लगता था कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन नया पढ़ा है और ये मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। ऐसे करके मैंने पूरी घटना चक्र को फिल्टर आउट किया, ठीक है। तो जब मुझे लगने लगा कि मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, और मैंने जो विजन आईएएस करके है एक,
उनके येलो कवर के कुछ पेपर आते हैं, मतलब मैंने वो ऑनलाइन मंगाए जेरोक्स सेंटर से, दिल्ली से। तो उन्होंने हम्म, मुझे ऑनलाइन कोरियर कर दिया हो, तो मैंने वो मॉक पेपर लगाए। तो मॉक पेपर लगाने के बाद मुझे लगा कि मेरा स्कोर 100 से ऊपर हो रहा है, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। हम्म, उत्तराखंड के लिए मैंने जो भी प्रीवियस ईयर मटेरियल था ऑनलाइन अवेलेबल, जो भी क्वेश्चन पेपर थे, ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो, जो भी मुझे मिल रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा उत्तराखंड सबसे वीक पोर्शन लग रहा था मुझे। तो मैंने उन पेपर्स को डाउनलोड किया और उनको एक बार जैसे एग्जाम लाइक कंडीशन होती है, अपनी टेबल पे लिया, स्टॉप वॉच लगाई और उसको सॉल्व किया। तो स्टार्टिंग में थोड़े कम स्कोर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं उत्तराखंड में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये वाली स्ट्रेटेजी अपना के मैंने अपना जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है उसको ठीक कर लिया। ठीक है। तो इसके अलावा और ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या अलग से किया जाए, तो एमसीक्यू और एग्जाम लाइक कंडीशंस, इन्हीं में मैं खुद को टेस्ट कर रहा था। मेंस के लिए मेरे पास ऐसा कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का ऑप्शन था नहीं। तो और ऊपर से मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे एग्जाम इंग्लिश में लिखना था, तो मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा था। और लकीली जो मेरी वाइफ है वो कॉन्वेंट से पढ़ी हुई है, तो मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने पहला आंसर लिखा, मैंने उन्हें दिखाया। तो हम्म, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स गलत हैं, तुम्हें यही नहीं पता कॉमा कहाँ लगाते हैं, स्पेसिंग सही नहीं है या इंडेंटेशन सही नहीं है। तो उनको खैर कंटेंट का आइडिया नहीं है इतना कि मतलब कि मैं क्या लिख रहा हूँ। पर इन जनरल जो मेरा ग्रामेटिकल या इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको वो स्क्रूटनाइज कर रही थी। तो मैंने लिखा, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा जहां तक मुझे लगता है। मुझे एग्जाम जैसे टेस्ट सेंटर पे जाना चाहिए था, और मॉक पेपर एग्जाम लाइक कंडीशन में देना चाहिए था मेंस का भी। और शायद मेरे मार्क्स भी वहीं कम है, और ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये वाला पोर्शन सबसे खराब रहा कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाया कोई भी मेंस का। आपने इस चीज का जिक्र किया कि जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ज्यादा होती थी, क्या ये रियली अफेक्ट करती हैं? अगर कोई स्टूडेंट है, उसको लिखना अच्छा आता है, उसने कोशिश करी, हिंदी में मात्राओं के नंबर कटते हैं, क्या इसी तरीके से इंग्लिश में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क इनका नंबर्स पे पड़ता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका उतना रिलेवेंट नहीं है जितना हमारे माइंड में हमको लगता है कि इसका बहुत रिलेवेंट होगा। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं, या तो हमें गलती का पता ही ना हो, जो भी हम लिख के आए हैं हमें लगना चाहिए कि हमने सबसे बेस्ट किया है और इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर आपने किसी को दिखाया हुआ आंसर एग्जाम में लिखने से पहले, और किसी ने अगर उसमें मिस्टेक्स निकालना शुरू किया, तो ये डायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा। और जब ये जी। कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद मुझे मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, या इन गलतियों को ज्यादा पकड़ेंगे। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओवर द टाइम अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो गलतियां उतनी नहीं होंगी। और जो ग्रामेटिक पोर्शन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा मायने रखेगा फिर, कि जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स है उस पर कोई खास फर्क पड़े। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका कंटेंट है या जो भी आप पॉइंट लिखा है, वो सेंस करना चाहिए एक लेजिटिमेट लैंग्वेज में। बहुत मतलब बजवर्ड्स या फिर बहुत ही ग्लोरीफाइंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी ये काम चल सकता है। जी। अ, अपने आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस बताइए। जब आपको कोई क्वेश्चन, आपको अगर याद आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे जीएस में, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो उसको आप ये बताइए कि क्या बेटर वे हो सकता है आंसर लिखने का? क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नॉलेज बहुत सारा है, तो कैसे किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर लिख सकते हैं कीवर्ड्स में, विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स? कैसे आप उस चीज को मतलब मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं? जी जी, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम में पूछा था 7 डैश लाइंस का। तो मैं लिख सकता था उसको एक पैरा की फॉर्म में या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, जबकि वो शायद 5 या 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा गया था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी। पर मैंने क्या किया, उसमें एक वर्ड मैप बनाया। हम्म, उसमें जो ताइवान है, जो मतलब जितनी भी नीचे की कंट्री है, इंडोनेशिया है, साउथ चाइना सी वगैरह, ये सब ड्रॉ किया। और हम्म, फिर उसको डैश डैश करके दिखाया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसके अंदर कंटेंट को ऐड किया, एक पैरा हम्म, लिखा, 4 पॉइंट लिखे और फिनिश किया। हम्म, ये एक तरीका है क्वेश्चन को डील करने का। दूसरा हम्म, तरीका ये हो सकता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन डील किया, मेरे पास लास्ट में टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। हम्म, क्योंकि पेपर को फिनिश करना ही अपने आप में चैलेंज था, और मेरे जी। लिए तो ऐसा था कि मैं मॉक टेस्ट एग्जाम, रियल एग्जाम हॉल में दे रहा हूँ। ठीक है। हम्म, तो मेरी स्ट्रैटेजी उसी टाइम पे, सब कुछ मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही थी कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले डील करूंगा। और ऑलरेडी हिंदी का पेपर मेरा छूट चुका था 20 या 30 मार्क्स का। तो उससे मुझे बहुत डर लगा था कि आगे के एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरा जब टाइम नहीं बचा मेरे पास, तो मैंने क्या किया कि जो भी उस क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन की डिमांड थी ना, तो मैंने पैरा बनाने की कोशिश की, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद सो एंड सो करके मैंने एक पूरा ट्री डायग्राम बनाया। हम्म, ट्री डायग्राम मतलब
कि स्टार्टिंग का कुछ हेडिंग था, उसके अंदर सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स के बाद जो भी मुझे पॉइंट लिखने थे उसका मैंने स्टार करके उसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे वो लिख दिए। ऐसे जी ही दूसरी साइड एक स्टार बनाया, उसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने लिख दिए। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा बॉडी के लिए अफॉर्मेंशन पॉइंट करके लिखना शुरू किया, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने कंक्लूड कर दिया। क्योंकि मेरा पेज जो था वो पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम से भर चुका था, और मुझे कंक्लूजन और जो लास्ट का जो कंटेंट था कंक्लूजन से पहले वो थोड़ा सा लिखना था, उसके लिए मैं सेकंड पेज पे पहुंच गया। तो ऐसे करके मैंने टाइम को सेव किया, तो एक तरीका ये था। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं केस स्टडी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो केस स्टडी में मैं जनरली क्या करता था, मैं दो तीन कंडीशंस बना देता था, मतलब इमेजिनरी कंडीशंस, और सारे स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स किसी भी केस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व है, सबसे पहले उनको मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मतलब एक इजी कंडीशन, एक हार्ड कंडीशन, एक टफ कंडीशन, इस तरीके से तीन हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई, और उन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने अपना कंक्लूजन लिखा, और एट द एंड मैंने वो कंक्लूजन लिखा जो शायद क्वेश्चन की डिमांड थी, या जो मुझे सबसे बेस्ट समझ में आ रहा था कि इसका पॉसिबल आंसर ये होना चाहिए। तो एक तरीका ये हुआ क्वेश्चंस को डील करने का। अधिकतर मैंने बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना प्रेफर किया है, ना कि पैराग्राफ। जी। मुझे एक चीज ये भी बताइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बताया, क्या अगर कभी होता है हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर डायग्राम की हेल्प हम लें तो क्या वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि हमारे नंबर वहां पर हमें ज्यादा मिल जाए? क्योंकि आपने बताया कि वर्ड लिमिट में शायद हमारे पास लिमिट्स होती है, पर डायग्राम में कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप कितना छोटा कितना बड़ा बनाए। तो क्या वो रियली इफेक्ट करता है आपके नंबर को बूस्ट करने में? जी, मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेटली हेल्प करेगा नंबर्स को बूस्ट करने में, क्योंकि जो डायग्राम है, ग्राफ है या पाई चार्ट है, ये जितने भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स आप अगर ड्रॉ करते हो या ट्री डायग्राम बनाते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं भी एग्जामिनर होता और इसको देख रहा होता, तो रादर देन रीडिंग 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, एक डायग्राम देख के मुझे ओवरऑल समझ में आ सकता है कि इस स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना होगा और ये क्या इसके अंदर लिखेगा। क्योंकि वहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसके बॉडी में क्या होगा। तो इससे एग्जामिनर के माइंड में ये शायद ट्यून हो जाता है कि इसको मुझे 5 मार्क्स देने हैं, 4 देने हैं, 6 देने हैं। तो ये जो ट्यूनिंग है वो फर्स्ट इंप्रेशन टाइप का आप इसको समझ लीजिए, वहां से एग्जामिनर के माइंड में पड़ जाता है। और अगर ऊपर से आपकी हैंडराइटिंग और लिखने का तरीका थोड़ा सा नीट है, मतलब हॉच पॉच नहीं किया है कॉपी के अंदर, तो एग्जामिनर अपना एक माइंडसेट बना सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इससे ओवरऑल जो इंप्रेशन है आपको वो अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और ये आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी शो करता है कि मतलब आपको अपार्ट फ्रॉम राइटिंग सम कंटेंट, you know the facts and figure as well, and you can represent them as well। तो ये मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है मेरे को, मतलब ये मतलब ये कारगर है, ये कारगर है, मैंने नोटिस किया ये कारगर है। जी। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं, सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोग के लिए इजी हो जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, साथ में आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप लोग अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी नेक्स्ट हमारे इसमें गेस्ट आएगा तो उससे हम कोशिश करेंगे कि ये सवाल पूछे। और आप लोग जल्दी से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। बिफोर बाइंडिंग द इंटरव्यू, मुझे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है, क्योंकि आपने बताया कि पेपर में आपको जो है मॉक देने का मौका नहीं मिला, आप एग्जाम हॉल में जो मेन पेपर है उसे एज अ मॉक आप कह रहे हैं। इंटरव्यू आपका कैसा रहा, और आप जी रिकॉल कर पाए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? क्योंकि आप 9 साल से जॉब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका इंटरव्यू बहुत मतलब डिफरेंट वे में गया होगा, तो उसे जरा शेयर करें। जी जी। मेरा इंटरव्यू लगभग 40 मिनट के आसपास चला, और मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था, मेरा बोर्ड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था। और मुझसे बहुत सवाल पूछे गए। और सबसे पहला सवाल तो मुझसे यही पूछा गया कि मेरी सैलरी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो मैं क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ। तो ये हम्म। सब जस्टिफिकेशन दिया मैंने। हम्म। और जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थे वो मुझसे ज्योग्राफी से पूछे गए, कि जैसे कि एस्चुरी लगून्स वगैरह का डिफरेंस, और इंडिया में सॉल्ट प्रोडक्शन। और फिर उसके बाद जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे थोड़ा सा क्वेश्चन। मेरा इंटरव्यू जो ओवरऑल था स्टार्टिंग के अराउंड 35 मिनट तक बहुत ही कन्वर्सेशन बेस्ड था, ओपिनियन बेस्ड, कन्वर्सेशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। तो उन्होंने मुझसे डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, और जो गवर्नमेंट की टूरिज्म पॉलिसी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, और मुझसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे, और मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो CSR वगैरह है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और हर एक टॉपिक के बाद फॉलोअप क्वेश्चंस थे, लगभग लगभग 5-6 फॉलोअप क्वेश्चंस होते थे हमेशा। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे थोड़ा जो उत्तराखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना शुरू किया, कि जो कोर्ट्स का हायरार्की है, या डायरेक्टरेट का हायरार्की है, या जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की है, ये सब जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिकल डोमेन में लेके गए, और शायद वन ऑफ द रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर
मे बी जो उनका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड रहा होगा। पर मैंने एक बार उनको समझाने की कोशिश की कि मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हूँ। पर उन्होंने क्वेश्चन मुझसे इलेक्ट्रिकल से ही पूछने शुरू किए। पर फिर जी। मैंने रोका नहीं, जो उन्होंने लगा उन्होंने मुझसे पूछा। तो उन्होंने मुझसे एसी जो एयर कंडीशन है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, फिर मुझसे वॉटेज रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, फिर सुपर इम्पोजिशन थ्योरम वगैरह जो नेटवर्क्स में हम लोगों ने पढ़ी थी वो सब क्वेश्चन पूछे। तो इनको डील करना कंपैरेटिवली इजी था। और लास्ट में जो चेयरमैन मैम थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड से रिगार्डिंग। और जो रिसेंटली जो मेरा जो इंटरव्यू था वो मई में था। तो मई में उन्होंने जो भी हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे और फिर फॉलो अप क्वेश्चन पूछने शुरू किए। बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे उन्होंने मुझसे। और लास्ट में जो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे लिए रहा वो शायद ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तराखंड का यूथ आइकन कौन है। और उस मोमेंट पे मैं बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहा था। और जो लास्ट के 5 मिनट थे तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम सिर्फ हिंदी में बात करोगे, तुम बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलोगे अब से। और मतलब जो माहौल था वो बहुत ही लाइट हो चुका था तब तक। और जो जी। मैम थी वो भी थोड़ा, उनका भी फ्लो हिंदी में थोड़ा कम आ रहा था तो वो भी हंस पड़ी। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन यही पूछा कि अगर मैं आपसे तुमसे बात करूंगी तो तुमसे हिंदी में बात करोगे। तो मैं उनको बता नहीं पाया कि मेरी वाइफ साउथ से है, मैं घर में भी इंग्लिश में ही बात करता हूँ। तो अब ये मेरा पार्ट एंड पार्सल हो चुका है लाइफ का, ये नेचुरल हो चुका है। जी। तो जी। मैं पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता था इसलिए मैंने नहीं किया। तो जी। ये जी। सब उन्होंने मुझसे पूछा। एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स है, जो आपके पिछले लेक्चर्स मतलब जो आपके पिछले वीडियोस मैंने देखे, उसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि जो टाइम है इस एग्जाम की तैयारी का वो कितना है। तो जी। ये चीज मुझे भी लगी थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया इस चीज को कि जो भी बुक लिस्ट है, अगर आप बुक लिस्ट को देखो और जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल है, अगर आप उसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 to 35 बुक्स है। ठीक है। और सभी की लगभग जो थिकनेस है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 500 पेजेस है। और एक पेज पे ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स के आसपास है ऑन एन एवरेज। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 75 लाख के आसपास वर्ड्स बनते हैं। और अगर इसको आप किसी भी ऑन एन एवरेज किसी भी ह्यूमन की जो रीडिंग जो कैपेसिटी है वो 175 से 200 वर्ड्स के आसपास है। जी। तो अगर आप इसको बैक कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 13,000 आवर्स के आसपास आएगा, 13 to 14,000 आवर्स। और जो ये निकल के आएगा टोटल कि आपको पूरा सिलेबस सिर्फ अगर 8 घंटे आप पढ़ते हो एक दिन के अंदर, तो ऑन एन एवरेज शायद बच्चे पढ़ते होंगे, तो आपको लगभग लगभग 6 से 7 महीने सिर्फ एक रीडिंग में लगेंगे। आपने कुछ मेमोराइज नहीं किया है, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। तो जिन भी बच्चों का डाउट ये है कि मतलब कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 6 महीने एक रीडिंग, 6 महीने जी। के बाद जो आपका दूसरा रीडिंग होगा, और फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर जो आपका प्रैक्टिस है एमसीक्यू वगैरह और सी सैट वगैरह। तो ओवरऑल ये 2 साल मिनिमम मिनिमम, एक अच्छे 2 साल इसको लगते हैं तैयार करने के लिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मतलब विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर। तो ये बात मुझे थोड़ा फैक्चुअली थोड़ा ठीक नहीं लगी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि बिल्कुल। मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा। तो हम्म। उन बच्चों के लिए यही है कि मतलब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मैं इतने जल्दी कर लिया या ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली सभी को उतना टाइम लगा है। वो अधिकतर टाइम बताते हैं जब उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, शायद तब से लेके उनके क्लियर होने तक का टाइम होता है। तो आप जरूर मैसेज दीजिएगा उन बच्चों को कि मिनिमम 2 इयर्स, मिनिमम इफेक्टिव 2 इयर्स इस एग्जाम के लिए चाहिए। जी। तो ये मेरी तरफ से एक इनपुट रहेगा। जी। आपने खुद ही उनको जवाब दे दिया और खुद ही उनको बहुत मोटिवेट कर दिया है। हेंस यू प्रूव यू आर एन इंजीनियर एंड यू कैलकुलेटेड होल सिलेबस इन मैथमेटिकली। Yeah, because whenever we start something, we need to do all the back calculations so that we can attempt it well. Yeah. Now my point is how you get motivated because you are doing a well job and you have a family with you. So how you maintain your mentally pressures to prepare like exam like PCS? Actually, I think motivation is not something which you should look outside. मोटिवेशन को कभी बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी रिस्पेक्ट और सोशल प्रेस्टीज के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको जो एंड गोल है कि किसी का सर्विस एंड गोल है, किसी का अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक गोल है, किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एंड गोल है इसको हमेशा अपने बैक ऑफ द हेड माइंड में रखें।
और जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि तो लाइफ में गिरना इंपॉर्टेंट है। मतलब गिरने से आदमी को समझ में आता है कि उसका लेवल क्या है। पर गिरने के बाद एक बार उसी लेवल पे बने रहना ये इंसान की फितरत नहीं है। उसको हमेशा बाउंस बैक करना चाहिए। उसको इमीडिएटली करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो टीचर की हेल्प ले, किसी ऐसे की हेल्प ले जिसने ऑलरेडी उसको किया है। और जैसे जैसे वो इस चीज में पारंगत होता जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। उसको मोटिवेशन की फिर किसी और को जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इन सबसे बात करें। कोई प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें। और कभी कभी मोटिवेशन का फैक्टर ये होता है कि लोग मूवीज देख के मोटिवेट हो जाते हैं, सॉन्ग्स देख के मोटिवेट हो जाते हैं, या कोई इमोशनल स्टोरी देख के मोटिवेट हो जाते हैं। तो जहां से भी आपको मोटिवेशन लगे कि आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप मोटिवेट हो जाइए। मेरा मोटिवेशन मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, मेरे पेरेंट्स है। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जूनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे जो सीनियर्स हैं वो तो हमेशा मुझे गाइड किए हैं। और मेरे टीचर्स, जितने भी लोग मेरे आजू बाजू है, आई फील रियली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत ही अच्छी कंडीशंस उस तरीके से दी गई हैं मेरे सराउंडिंग्स में, कि जिसकी वजह से मोटिवेशन का कभी कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत जी। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया अमित जी, बिकॉज यू आर द टॉपर ऑफ, यू आर द टॉपर ऑफ मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ आवर स्टेट। तो आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपका लिस्ट उस नाम में है जहां पर लाखों छात्र अपना नाम देखना चाहते हैं। तो आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। माई टॉक शो, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक ऐसा चैनल है जहां पर जो एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आपका व्यू बहुत मैटर करता है। आप माई टॉक शो के बारे में क्या सोचते हैं? है। मुकुल जी, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं। मैं खुद को कोई टॉपर वॉपर नहीं समझता। मेरे लिए एक नॉर्मल एग्जाम था, इसका प्रोसेस था, मैंने उसको फॉलो किया। और अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल स्कोर अ गुड मार्क्स एंड आई विल कॉल माई सेल्फ एज अ टॉपर। फर्स्ट जी। थिंग। सेकंड थिंग कि आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और जी। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। ठीक जी। है। जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले ऑनलाइन उसकी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उसकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं, बैक कैलकुलेशंस करते हैं। पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि ये डेटा थोड़ा मिसिंग है। जी। कि जैसे आपका टॉक शो है, मैंने अधिकतर एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जो एक्सपीरियंस के जो लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो मैंने इंटरनेट पे बहुत देखे। पर उत्तराखंड के बारे में बहुत ही कम देखे। और जब मैंने आपका देखा तो मुझे लगा कि देर इज अ वन पर्सन एटलीस्ट डूइंग समथिंग गुड। And I was overwhelmed to see like you are providing such a good platform to all of the toppers. Those are better than me, even 100 times better than me. And by seeing them I really got motivated. And I also felt like किसी एक आदमी को तो ये बीड़ा उठाना चाहिए था, और जो कि आपने उठाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं क्या, पूरा उत्तराखंड आपका इसलिए धन्यवाद करेगा फ्यूचर में। जी। आई विश यू ग्रो एंड आपका परिवार बहुत बड़ा हो, आपकी पूरी जो फैमिली है यूट्यूब की, पॉडकास्ट की, वो ग्रो करे। और मुझे नहीं लगता कि अभी इससे अच्छा मतलब कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और मैं चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के नंबर वन बनो। और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारी जल्दी मुलाकात हो, क्योंकि ये जी। मेरा पहला इंटरेक्शन था आपसे। इसके जी। बाद हम टच में रहेंगे और जी। हमेशा आपसे बात करेंगे, या जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा मैं देखूंगा उसको। जी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इससे अच्छा मुझे उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं लगा। थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने इतनी ज्यादा माई टॉक शो के बारे में कहा है, हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। माय लास्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर रूट्स, तो हाउ मच एक्साइटेड यू आर, एंड क्योंकि आप 9 साल से बेंगलुरु में रह रहे हैं, सडनली आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपकी जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। तो आप कितना एक्साइटेड हैं और कितना मेंटली आप प्रिपेयर हैं इस चैलेंजेस को लेने के लिए? मतलब मेरे लिए टोटली नया डोमेन रहेगा, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो जॉब का नेचर है वो टोटली चेंज हो चुका है मेरे लिए। और ये बहुत एक्साइटेड भी है। और अगर कोई मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है तो मैं जनरली एक उत्तराखंड से रिलेटेड एक गाना है जो माननीय श्री गिरीश तिवारी जी ने लिखा है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी जन्मभूमि। जी। जी। ये शायद मुझे दुनिया में सबसे अच्छा गाना लगता है। इससे जी। अच्छा गाना मुझे कुछ नहीं लगता। और ये एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है कि जो हमेशा से कहीं ना कहीं मुझे पुल करता हुआ आया है। और जो भी मेरा अभी आगे का जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी रोल दिया जाएगा, उसके लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड की जो जनता है या जितने भी मेरे आजू बाजू के लोग हैं, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि द बेटर आई कैन सर्व पीपल, द बेटर आई फील सेटिस्फाइड। जो कि मेरी करंट जॉब में अभी मिसिंग था। तो जो ह्यूमन टच है वो मुझे यहाँ मिलेगा। और मैं उत्तराखंड के जो लोग हैं उनसे जो मुझे प्यार मिलेगा, मैं उसका उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
क्योंकि एक तरीके से मैं काफी समय बाद वापस अपने स्टेट में जॉब करने के लिए आऊंगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे माननीय आयोग ने मौका दिया एक बार उत्तराखंड की सेवा करने का, और जो लोग हैं उनकी सेवा करने का, उनका प्रेम पाने का, उनका स्नेह पाने का। तो उसके लिए मेरे दिल में बहुत ही आभार है, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इस परिप्रेक्ष्य में। जी। होपफुली हम आपके जो कमिटमेंट है उससे बहुत ज्यादा वो करते हैं। आपने बोला है कि आप टॉपर बनकर दोबारा आएंगे। हमारी और हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको विश गुड लक। हम चाहते हैं हम आपसे दोबारा इंटरेक्ट हो और दोबारा आपको इस शो पर लाएं। पीसीएस में आप जो अल्टीमेट आपका एम है वहां तक आप पहुंचे। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर योर प्रीसियस टाइम। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय उत्तराखंडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे मंच प्रोवाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।